गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का आज क्लास में। तो स्टूडेंट्स, आज हम भौतिक विज्ञान का जो पहला चैप्टर है हमारा विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र, इस चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे। इसका आज हम पहला भाग पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है कि इस बार जो सिलेबस है हमारा वो बदल चुका है और इस बार से जो है वो एनसीईआरटी का सिलेबस लागू किया गया है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं आज विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। और इसमें हम पहला बिंदु है हमारा स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी एक प्रकार से विज्ञान की एक शाखा है जिसमें हम आवेशों के बारे में अध्ययन करते हैं। अगर मैं बात करता हूं वैद्युतिकी की, तो वैद्युतिकी जो होती है ये विद्युत आवेशों से संबंधित होती है और इसकी दो शाखाएं होती है। एक शाखा होती है स्थिर वैद्युतिकी और दूसरी शाखा होती है धारा वैद्युतिकी। हम यहाँ पे पहले जो स्थिर वैद्युतिकी है उसके बारे में पढ़ लेंगे। देखो, स्थिर वैद्युतिकी होती क्या है, जैसा कि नाम से आपको आभास हो रहा है, स्थिर का मतलब होता है स्थिर रुका हुआ एक जगह पर होना, अपने स्थान में परिवर्तन नहीं करना। और वैद्युतिकी का मतलब है यहाँ पे आवेश से संबंधित। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों के गुणों के बारे में तथा उनसे संबंधित परिघटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। एक बार फिर से सुनिए, स्थिर वैद्युतिकी क्या होती है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश तथा उनसे संबंधित गुणधर्मों का अध्ययन किया जाता है, उसे स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। इसके अलावा एक होती है धारा वैद्युतिकी। और धारा वैद्युतिकी का मतलब होता है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें गतिशील आवेशों के गुणों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे धारा वैद्युतिकी कहते हैं। कुल मिला के सिर्फ अंतर यह है कि अगर स्थिर वैद्युतिकी की बात की जाती है तो इसमें स्थिर आवेशों के गुणधर्मों का अध्ययन किया जाता है, अर्थात आवेश स्थिर रहता है। जबकि अगर मैं धारा वैद्युतिकी दिखेगा हूं यहाँ पे, अगर मैं धारा वैद्युतिकी की बात करता हूं तो धारा वैद्युतिकी जो होती है इसमें गतिशील आवेशों के गुणधर्मों का अध्ययन किया जाता है। तो यहां से आपको इस बात को बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ में आ जाना चाहिए कि स्थिर वैद्युतिकी क्या होती है और धारा वैद्युतिकी क्या होती है। स्थिर वैद्युतिकी का मतलब स्थिर आवेश और धारा वैद्युतिकी का मतलब गतिशील आवेश, क्योंकि जब आवेश गति करता है तभी धारा किसी चालक में धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, तो ये होता है। मैं यहाँ पे स्थिर वैद्युतिकी की परिभाषा को लिख देता हूं आपके लिए। विज्ञान की ठीक है, तो ये परिभाषा हो गई स्थिर वैद्युतिकी की। विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेश तथा
उसके गुणधर्मों के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। अब ये गुणधर्म कौन कौन से हो सकते हैं, इनके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। जैसे विद्युत क्षेत्र होता है, विद्युत बल होता है, इन सभी गुणधर्मों के बारे में हम आगे के जो भाग है उनमें अध्ययन करेंगे। इसके अलावा मैंने वैद्युतिकी की एक भाग और बताया था और वो था धारा वैद्युतिकी। धारा वैद्युतिकी इसमें क्या होता है, इसमें आवेश गतिशील रहता है, इसमें आवेश स्थिर नहीं रहता है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें गतिशील आवेश तथा उसके गुणधर्मों का अध्ययन किया जाता है उसे धारा वैद्युतिकी कहते हैं। इसकी परिभाषा की मैं नोट कर देता हूं यहाँ पे। विज्ञान की वह शाखा जिसमें गतिशील आवेश तथा उसके तो धारा वैद्युतिकी विज्ञान की वह शाखा जिसमें गतिशील आवेश तथा उसके गुणधर्मों के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे धारा वैद्युतिकी कहते हैं। तो ये दो परिभाषाएं हैं जो आपको याद रखनी है। धारा वैद्युतिकी के बारे में आगे के चैप्टरों में पढ़ेंगे। फिलहाल हम पढ़ेंगे स्थिर वैद्युतिकी के बारे में और इसके जो आवेश क्या होता है, आवेश के गुणधर्म क्या होते हैं, उन सारी चीजों के बारे में हम यहाँ पे अध्ययन करने वाले हैं। अर्थात इस चैप्टर में हम केवल स्थिर आवेश और उसके गुणधर्मों के बारे में ही पढ़ेंगे। तो आगे का जो अगला पॉइंट है हमारा उसके बारे में देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा इसमें कि विद्युत आवेश क्या होता है। विद्युत या विद्युत एक ही बात है। विद्युत आवेश क्या होता है इसके बारे में, क्योंकि सारा चैप्टर इसी के ऊपर निर्भर कर रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विद्युत आवेश क्या होता है। तो मान लीजिए कि हमारे पास में कोई दो वस्तुएं रखी हुई है। ये पहली वस्तु रखी हुई है कोई और ये दूसरी वस्तु रखी हुई है। अगर इन दोनों वस्तुओं में कुछ इस प्रकार का गुण मौजूद है कि ये दोनों वस्तुएं आपस में एक दूसरे को या तो आकर्षित कर रही है या फिर प्रतिकर्षित कर रही है, यानी इनके मध्य या तो क्या हो सकता है, आकर्षण हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, प्रतिकर्षण। देखो आकर्षण का मतलब होता है एक दूसरे को अपनी ओर खींचना, ठीक है, एक दूसरे को अपने पास लाना अर्थात दोनों के मध्य की दूरी कम होना। और प्रतिकर्षण का मतलब होता है एक दूसरे को दूर धकेलना, एक दूसरे से अधिक दूरी पर जाना, ये होता है प्रतिकर्षण। तो इन वस्तुओं के मध्य में किस प्रकार का यदि कोई गुण है, आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण, तो अपन कह सकते हैं कि यहाँ पे इन वस्तुओं के ऊपर है वो किसी प्रकार का कोई आवेश मौजूद है। यहाँ पे आकर्षण का दो कारण हो सकता है। इन दो वस्तुओं के मध्य आकर्षण के दो कारण हो सकते हैं।
पहला कारण जो कि आप जानते हो, आपने 11वीं क्लास में पढ़ा है, और वो आपने पढ़ा है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल, इस बात को याद रखो हमेशा कि जब भी आकर्षण या प्रतिकर्षण होगा तो वो किसी बल के द्वारा ही होगा। वास्तव में आकर्षण और प्रतिकर्षण जो होता है एक प्रकार का बल ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आकर्षण हो रहा है तो इस आकर्षण के दो कारण हो सकते हैं। एक आकर्षण जो है वो गुरुत्वाकर्षण के कारण भी हो सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रत्येक द्रव्यमान के मध्य, जो द्रव्यमान वस्तुएं होती है उनके मध्य में हमेशा एक बल लगता है, जिसे हम न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम जो होता है उसके आधार पर लगने वाले बल का मान ज्ञात करते हैं, और वो बल जो होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। तो एक कारण तो ये हो सकता है। दूसरा कारण होता है विद्युत बल, यानी कि इन वस्तुओं के मध्य में यहाँ पे एक अन्य बल और लग सकता है। ये विद्युत बल जो होगा वो तो बल, एक अन्य बल लग सकता है, वो कौन सा होगा? विद्युत बल। याद रखो इस बात को कि गुरुत्वाकर्षण जो होता है ये हमेशा आकर्षण प्रवृत्ति का ही होता है। कौन सी प्रवृत्ति का होता है? ये आकर्षण प्रवृत्ति का होता है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण के कारण हमेशा वस्तुएं पास पास ही आएंगी, कभी दूर नहीं जाएंगी। लेकिन जो विद्युत बल होता है, याद रखो विद्युत बल ही किसी वस्तु को एक दूसरे से प्रतिकर्षित करने के लिए जिम्मेदार होता है। कहने का मतलब ये आकर्षण प्रवृत्ति का भी हो सकता है, आकर्षण का भी हो सकता है, और ये प्रतिकर्षण प्रवृत्ति का भी हो सकता है। ये दोनों ही प्रकार के गुण रखता है। जो विद्युत बल होता है ये आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकार के गुण रखता है, ठीक है। अब ये विद्युत बल क्यों लग रहा है? ये विद्युत बल ही जो होता है ये क्यों लग रहा है? ये विद्युत आवेश के कारण लग रहा है। अभी मैं आपको इसकी परिभाषा बताऊंगा तब और आपको समझ में आएगा। तो अगर मान लीजिए कि आपके पास में ये कोई दो वस्तुएं रखी हुई है और इनके मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण हो रहा है, तो उसका जिम्मेदार कौन हो सकता है? या गुरुत्वाकर्षण बल या फिर विद्युत बल। तो अब आकर्षण जो है वो तो गुरुत्वाकर्षण के कारण भी हो सकता है और विद्युत बल के कारण भी हो सकता है, लेकिन अगर प्रतिकर्षण हो रहा है तो प्रतिकर्षण के लिए केवल और केवल कौन जिम्मेदार होगा? विद्युत बल ही जिम्मेदार होगा। तो यहाँ पे हम मुख्य रूप से जब हम आवेश को परिभाषित करते हैं तो आवेश को परिभाषित करते समय हम मुख्य रूप से प्रतिकर्षण बल की बात करते हैं। तो विद्युत आवेश क्या होता है? अब इसकी परिभाषा को जरा ध्यान से सुनना, एक बार मैं बोल देता हूँ, फिर आपको यहाँ पे लिख भी दूंगा। किसी वस्तु या पदार्थ का, पदार्थ को द्रव्य भी कहते हैं, पदार्थ को क्या कहते हैं? द्रव्य भी कहते हैं। किसी द्रव्य, वस्तु या पदार्थ बोल दीजिए का वह गुण जिसके कारण कोई वस्तु या द्रव्य किसी अन्य वस्तु या द्रव्य को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है, मुख्य रूप से प्रतिकर्षित करता है। क्योंकि आकर्षित तो मैं नहीं बोलता, आकर्षण हालांकि हो सकता है, लेकिन आकर्षण तो गुरुत्वाकर्षण के कारण भी तो हो सकता है। तो जब मैं विद्युत आवेश की परिभाषा देता हूँ तो यहाँ पे विशेष तौर पे आपको प्रतिकर्षण पर ध्यान देना है, क्योंकि अगर प्रतिकर्षण हो रहा है तो हम 100% कह सकते हैं कि उन वस्तुओं पर विद्युत आवेश होगा। लेकिन क्यों ना अगर आप आकर्षण के आधार पर इस बात को कह रहे हो कि वस्तु पर आवेश होगा, तो ये जरूरी नहीं है, ये आवश्यक नहीं है, क्योंकि ये आकर्षण तो गुरुत्वाकर्षण के कारण भी होगा, ठीक है। तो मुख्य रूप से आपको प्रतिकर्षण पर ही ध्यान देना है। तो विद्युत आवेश क्या होता है? किसी द्रव्य का वह गुण जिसके कारण वह किसी अन्य द्रव्य या पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे विद्युत आवेश कहते हैं। मुख्य रूप से प्रतिकर्षण करता है। तो इस प्रकार से आप विद्युत आवेश को परिभाषित कर सकते हो। मैं एक बार इसकी परिभाषा नोट कर देता हूँ यहाँ पे। तो देखो विद्युत आवेश क्या होता है? किसी
द्रव्य का वह गुण जिसके कारण वह किसी अन्य द्रव्य अर्थात पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। विशेष रूप से प्रतिकर्षित उसे विद्युत आवेश कहते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि किसी द्रव्य का वह गुण जिसके कारण वह द्रव्य किसी अन्य द्रव्य अर्थात पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। विशेष रूप से प्रतिकर्षित, इसमें ध्यान देना, ये मैंने अलग से व्यक्ति पे लाइन लिखी है, क्योंकि आकर्षण जो होगा वो तो द्रव्यमान के कारण भी हो सकता है, जिसको गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। आपको आवेश का निर्धारण, मतलब आवेश है किसी वस्तु पर, इस बात को उसको प्रतिशत कब कह सकते हो, जब उनके मध्य क्या हो रहा हो, प्रतिकर्षण हो रहा हो। तो उसी गुण को हम क्या कहते हैं, उसे विद्युत आवेश कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको विद्युत आवेश की बात समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद हम आगे बात करें तो यहां पे जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि अब विद्युत आवेश जो है वो दो पदार्थों को आकर्षित या प्रतिकर्षित कर रहा है। तो यहां पे दो चीजें हैं, आकर्षण या प्रतिकर्षण। तो इस आधार पर एक वैज्ञानिक था बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन, ये नाम आपको याद रखना है, वैज्ञानिक का नाम है ये बेंजामिन फ्रैंकलिन। इस वैज्ञानिक ने ये बताया कि जो आवेश होता है किसी द्रव्य पर, जो आवेश होता है, याद रखना इस बात को, आवेश जो होगा वो द्रव्य पे निर्भर, द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ठीक है, अगर द्रव्यमान होगा, द्रव्य होगा तो ही आवेश होगा। ठीक है, बिना द्रव्य के आवेश नहीं हो सकता है, इस बात को याद रखना। हाँ, लेकिन बिना आवेश के द्रव्य हो सकता है। दोनों एक दूसरे के विपरीत बातें ध्यान से सुन लीजिए। ये आवेश, विद्युत आवेश का एक महत्वपूर्ण गुणधर्म है कि जो विद्युत आवेश होता है वो द्रव्य पर निर्भर करता है, अर्थात द्रव्य होने पर ही आवेश पाया जाएगा। ठीक है, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन जो वैज्ञानिक था, इस वैज्ञानिक ने ये बताया कि ये जो आकर्षण या प्रतिकर्षण हो रहा है, इस आधार पर हम कह सकते हैं कि आवेश दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, इसने क्या बताया, आवेश जो होता है, आवेश दो प्रकार का होता है। कौन कौन से? पहला जो आवेश होता है इसे हम कहते हैं धनात्मक आवेश, धनात्मक आवेश। और धनात्मक आवेश को लिखने के लिए प्लस का चिन्ह इस प्रकार से बनाया जाता है। ठीक है, दूसरा जो आवेश होता है वो होता है ऋणात्मक आवेश, और इसको इस प्रकार माइनस के चिन्ह से हम प्रदर्शित करते हैं। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार आवेश जो होता है वो कितने प्रकार के होते हैं? आवेश दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है धनात्मक आवेश, जिसको हम प्लस के चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, और दूसरा होता है ऋणात्मक आवेश, जिसको हमें
माइनस इनसे प्रशस्त करते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास में आवेश दो प्रकार के होते हैं। किसने बताई ये बात बताई बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। जो बेंजामिन फ्रैंकलिन वैज्ञानिक था उसने इनके बारे में बताया। तो ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी कि विद्युत आवेश क्या होता है और आवेश कितने प्रकार के होते हैं। अब सवाल ये आता है कि आपने जैसा कि बताया कि यहाँ पे आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है। अगर देखो गुरुत्वाकर्षण जो होगा वो तो हमेशा आकर्षण प्रवृत्ति का ही होगा, लेकिन अगर आवेशों के कारण अगर आकर्षण बल लग रहा है, विद्युत आकर्षण बल लग रहा है, तो किन किन आवेशों के मध्य तो आकर्षण का होगा और कहाँ पे प्रतिकर्षण होगा, यानी किन आवेशों के मध्य आकर्षण और किन के मध्य प्रतिकर्षण होगा। इस बात को समझाने के लिए हम एक प्रयोग के द्वारा समझेंगे इसे। तो यहां तक का आप नोट कर सकते हो। अगला पॉइंट है हमारा आवेशों का आकर्षण या प्रतिकर्षण। आवेशों का आकर्षण या प्रतिकर्षण, ये हमारा हेडिंग है। अगला पॉइंट है हमारा आवेशों का आकर्षण या प्रतिकर्षण, अर्थात किस प्रकार के आवेशों के मध्य आकर्षण होगा और किस प्रकार के आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण होगा, इस बात को यहाँ पे समझेंगे। तो इस पॉइंट के बारे में अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। फिलहाल आज क्लास को हम यहीं पे रखते हैं। इसके आगे का हम इसको एक प्रयोग के माध्यम से डिटेल से समझेंगे। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।